हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका VWU सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है उनका मेजर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है विद्या गैस का। विद्या गैस में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। दोनों का सेमेस्टर 2 का जो मेजर 2 और 3 है, दोनों जो आपका विद्या गैस पेपर है उसका वीडियो डाला हुआ है, जाके आप वहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जिनका ज्योग्राफी मेजर है, जिनका हिस्ट्री, उनका तैयारी करा दिया गया है। ज्योग्राफी का पूरा तैयारी करा दिया गया है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम लोग समझेंगे कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, जो आपका मेजर 3 है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे इस तरह से कि इसका परिचय को, इसके बाद हम लोग इसके बैकग्राउंड के रूप में समझेंगे कि क्या क्या था। अगर पूछा जा रहा है परीक्षण के बारे में तो पूरा बताना पड़ेगा उनके जीवन के बारे में। ठीक है, कि आज तक उन्होंने जो भी किया, मतलब अपने जीवन काल में उन्होंने जो भी किया उसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। परीक्षण का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले इसके परिचय को समझेंगे, उसके बाद इनके द्वारा क्या कुछ सिद्धांत दिया गया था, उद्देश्य क्या था शिक्षा का, इस तरह का जो उसका जो सिलेबस था पढ़ाने का, या फिर अपने जो समाज को उसको पढ़ाने का, शिक्षा देने का क्या सिलेबस रहा होगा, उस तरह का जो भी बात है सब कुछ हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके परिचय को। तो लिखा है कि प्लेटो यूनान का एक महान दार्शनिक था। प्लेटो का जन्म करीब 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लिस था, जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा। प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। इन तीनों दार्शनिकों ने ही पश्चिमी संस्कृति के दार्शनिक आधार तैयार किए। प्लेटो जो था वो सुकरात का शिष्य था, और जो अरस्तु है वो प्लेटो का शिष्य था। ठीक है, ये बीच वाले हैं प्लेटो। बताया जा रहा है कि जो इनका वास्तविक नाम था वो अरिस्टोक्लिस था। ठीक है, और जिसका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसके शिक्षा सिद्धांत को समझेंगे, फिर इसके उद्देश्य को समझेंगे, फिर इसके बाद जो इन्होंने जो भी पाठ्यक्रम बनाया था पढ़ने के लिए लोगों को, उच्च शिक्षा, निम्न शिक्षा, उसके बाद इनका जो विशेषता है उसको समझेंगे, फिर इसकी आलोचना को समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। लिखा है कि प्लेटो यूनान का एक महान राजनीतिक विचारक था। उसकी महान रचना का नाम रिपब्लिक है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में प्लेटो ने लिखा है कि सभी आधुनिक राज्यों का विधान और शासन असंतोषजनक है। प्रत्येक राज्य की यही दशा है। अतः बाध्य होकर मुझे इस निष्कर्ष को स्वीकार करना पड़ा कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सही शिक्षा को ही राज्यों और व्यक्तियों के आचरण का आधार माना जाए। ठीक है, तो ये शिक्षा का सिद्धांत था किसके द्वारा? तो प्लेटो के द्वारा। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा था, तो इसी तरह से हम लोग ज़्यादा डिस्कस किए। ठीक है, इसके बारे में अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक रोक के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ दे रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से, सिर्फ बता देंगे कि क्या क्या मतलब है इनका। ठीक है, फिर है कि शिक्षा का महत्व। अब शिक्षा का क्या महत्व था उसको देख लेते हैं। लिखा है कि प्लेटो ने शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य आत्मा को ऐसी परिस्थिति में ले जाता है जो उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में सबसे उपयुक्त हो। क्या बताया जा रहा है कि इसका जो महत्व है शिक्षा का वो क्यों है और कैसे है। ठीक है, तो प्लेटो ने बताया कि जो शिक्षा का तात्पर्य है वो आत्मा को ऐसी परिस्थिति में ले जाता है जो उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में सबसे उपयुक्त हो। फिर लिखा है कि शिक्षा निरपेक्ष दर्शन का साधन है और यह सत्य आत्मा का दर्शन है। बताया जा रहा है कि जो अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो वो निरपेक्ष रहेगा। ठीक है, किसी एक पक्ष की ओर झुकाव नहीं रहेगा उसका, वो चीज़ों को समझेगा और सही डिसीजन करेगा। फिर लिखा है कि जिस प्रकार शरीर भोजन के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह आत्मा अपनी क्रियाओं के लिए शिक्षा रूपी आध्यात्मिक भोजन पर निर्भर है। क्या बताया जा रहा है कि जैसे शरीर भोजन के बिना नहीं रह सकता, वो मर जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, उसी तरह क्या है कि आत्मा भी अपनी क्रियाओं के लिए शिक्षा रूपी आध्यात्मिक भोजन पर निर्भर है। आत्मा को जो आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो अध्यात्म जो है वो आत्मा का भोजन। फिर इनके द्वारा कुछ उद्देश्य था शिक्षा का, वो देख लेते हैं। लिखा है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य न्याय को साकार करना है। प्लेटो के मुताबिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कुछ उद्देश्य लिखे हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो राजनीतिक है, लिखा है कि इसका प्रथम उद्देश्य अभिभावक वर्ग को प्रशासन तथा संरक्षण के कार्यों में विशेषज्ञ बनाना है।
क्या बताया जा रहा है कि इसका जो प्रथम उद्देश्य है अभिभावक वर्ग को प्रशासन तथा संरक्षण के कार्यों में विशेषज्ञ बनाना है। यहाँ पर जो आप अभिभावक शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब माँ बाप या फिर कोई गार्जियन, ठीक है। इस यहाँ पर अभिभावक का मतलब है एक राज्य को चलाने वाला, ठीक है, एक राज्य को चलाने वाला शासक, जिसको शासक बोले या फिर राजा बोल सकते हैं, सरकार बोल सकते हैं, तो उसको इस जगह पर अभिभावक बताया गया है। आगे देख लेते हैं क्या है दूसरा जो कारण है उद्देश्य, वो है सामाजिक। सामाजिक उद्देश्य क्या था, तो इसका दूसरा उद्देश्य संरक्षण वर्ग में साहस की भावना भरना है। क्या बताया जा रहा है कि इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो संरक्षण वर्ग में साहस की भावना भरना है। फिर तीसरा है शारीरिक व आत्मिक। तीसरा उद्देश्य शारीरिक व आत्मिक, लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर व आत्मा के समुचित विकास के लिए प्रशिक्षण देना है। शरीर और आत्मा के लिए कैसे इसका उद्देश्य था शिक्षा का, तो शिक्षा का उद्देश्य शरीर व आत्मा के समुचित विकास के लिए प्रशिक्षण देना है। शरीर और आत्मा के लिए जो विकास है उसके लिए प्रशिक्षण देना है, ठीक है, इसका उद्देश्य। फिर चौथा जो है आपका अनुभूतिक व क्रियात्मक, लिखा है कि व्यक्ति को यह जानना और उसकी अनुभूति करना आवश्यक है कि वह समाज की एक इकाई है और अपने सामाजिक व्यक्तित्व के कारण समाज के प्रति उसके विशिष्ट कर्तव्य है, यह बताना शिक्षा का उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति समाज के प्रति कैसे जिम्मेदार है, इस चीज़ को बताना ही इनका उद्देश्य था, ठीक है। किसमें, तो ये चौथा नंबर में लिखा है अनुभूतिक व क्रियात्मक में, ठीक है। फिर पांचवा नंबर देख लेते हैं व्यक्तिगत। लिखा है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास भी है। क्या बताया जा रहा है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्तिगत भी है और सर्वांगीण विकास भी है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे लिखा है शैक्षणिक पाठ्यक्रम। दोस्तों ये जो है प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है सबसे मुख्य भाग है, ठीक है, सबसे मुख्य भाग है। इन्होंने 2 पाठ्यक्रम दिए थे। क्या लिखा है हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। लिखा है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली को 2 भागों में विभक्त किया है। यह विभाजन अवस्था या उम्र तथा वर्ग पर आधारित है। प्लेटो ने जो इसे 2 वर्गों में बांटा था और दोनों क्या है, तो एक है आपका प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है आपका उच्च शिक्षा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रारंभिक शिक्षा क्या था, उसके बाद हम लोग देखेंगे उच्च शिक्षा। तो ये जो प्रारंभिक शिक्षा है इसमें क्या होता था कि 6 से जो 20 वर्ष के उम्र वाले विद्यार्थी होते थे, जो भी स्टूडेंट्स होते थे, उनको ज्ञान दिया जाता था, नॉर्मल ज्ञान, ठीक है, कि कैसे समाज में रहा जा सकता है, क्या उसके लिए ज़रूरी है। संगीत का ज्ञान है, व्यायाम का ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ों का जो नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ें उनको इस प्रारंभिक शिक्षा में बताया जाता था। हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इस चीज़ को क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो इनका 2 भागों में बटा हुआ था वो प्रारंभिक शिक्षा है, दूसरा उच्च शिक्षा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रारंभिक शिक्षा को। लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक की उम्र वाले विद्यार्थियों के लिए है। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तीक्ष्ण तथा शारीरिक रूप से सबल बनाना, मन तथा शरीर को विकसित कर एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना, उन्हें सामाजिकता के गुणों से परिचित कराना है। सबसे पहले क्या होता है, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सिर्फ बेसिक चीज़ों के लिए था और इसको जो प्राप्त करने का जो उम्र था वो 6 से 20 वर्ष तक था। और इसका जो मूल उद्देश्य था क्या था कि मानसिक रूप से तीक्ष्ण और शारीरिक रूप से सबल बनाना है, ठीक है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को। फिर लिखा है कि मन तथा शरीर को विकसित कर एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना, उन्हें सामाजिकता के गुणों से परिचित कराना, कि समाज कैसा है, उनका क्या गुण होना चाहिए, इस चीज़ से उसको परिचित कराना, ये प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आता था, ठीक है। फिर लिखा है कि प्लेटो के प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आत्मा के विकास के लिए संगीत तथा शरीर के विकास के लिए व्यायाम को रखा गया। क्या कि जो प्रारंभिक शिक्षा है इसके पाठ्यक्रम में आत्मा के विकास के लिए संगीत को और शरीर के विकास के लिए व्यायाम को रखा गया। फिर है कि यहाँ संगीत का अर्थ केवल गान विद्या ही नहीं अपितु काव्य, साहित्य, गीत, नृत्य, कला, इतिहास आदि सभी सम्मिलित थे। बताया जा रहा है कि जो संगीत का मतलब सिर्फ संगीत नहीं है, यहाँ पर आपका साहित्य भी इसमें आ जाएगा, काव्य भी आएगा, गीत, नृत्य, कला, साहित्य, इतिहास, ये सब कुछ इसमें संगीत में ही सम्मिलित है। आगे बताया जा रहा है कि प्लेटो के अनुसार आरंभ में बच्चे का शरीर व्यायाम के लिए उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन जब बच्चा शारीरिक रूप से समर्थ हो जाए। क्या बताया जा रहा है कि प्लेटो के अनुसार जब बच्चे छोटे होते हैं, 6 साल के कम उम्र के बच्चे होते हैं या फिर 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो शुरू में व्यायाम नहीं जानते, ठीक है। तो फिर जब बड़े हो जाएंगे, वो कुछ बड़े हो जाएंगे, उनका कुछ उम्र हो जाएगा 8 साल 10 साल, तो व्यायाम को समझने लगेंगे। तब जब वो शारीरिक रूप से समर्थ हो जाए तब क्या क्या है, तब उसे व्यायाम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या बताया जा रहा है कि जब शुरुआती दौर में वो नहीं कर पाते हैं व्यायाम, जब उनका थोड़ा सा उम्र हो जाता है तो उन्हें व्यायाम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या बताया जा रहा है कि तब उन्हें व्यायाम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। फिर लिखा है कि प्लेटो ने व्यायाम शब्द का प्रयोग सीमित अर्थ में नहीं किया है। जैसे संगीत के लिए सीमित अर्थ नहीं था, वैसे व्यायाम के लिए भी सीमित अर्थ नहीं।
बताया जा रहा है कि वह व्यायाम में शारीरिक कसरत, आहार नियम, औषधि आदि नियमों के ज्ञान को सम्मिलित करता है। इससे विद्यार्थियों को अपने शरीर के रोगों और औषधि का भी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे में डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बताया जा रहा है कि अगर स्टूडेंट्स को ऐसा चीज़ सिखाया जाए कि शरीर में क्या बीमारी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो इससे वो सीखेंगे भी और अपनी बीमारी से भी बचेंगे और साथ में इनको डॉक्टरों का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे लिखा है कि इस शिक्षा के समाप्त होने पर जो व्यक्ति सबसे अधिक योग्यता का परिचय देगा उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा और शेष को सैनिक वर्ग में सम्मिलित करके उनके अनुरूप काम में लगा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये जो शिक्षा है 620 वर्ष के बीच में जो शिक्षा दिया जाता है, इसमें से जो अधिक जो मतलब जिनका पढ़ने का तरीका अच्छा होगा, जो अपना योग्यता सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है, ये जो है प्रारंभिक शिक्षा, इसके समाप्त होने के बाद जो भी व्यक्ति अपना योग्यता को सिद्ध कर पाएगा कि हम इतने लेवल पर हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, चुन लिया जाएगा, ठीक, और चुन के उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भेजा जाएगा कि आप अब उच्च शिक्षा ले सकते हैं। और जो वहाँ पर फेल हो जाते हैं, जो उच्च स्तर की शिक्षा लेने के लिए नहीं दावेदार हो पाते, उनको क्या किया जाता है, तो उनको सैनिक वर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है और उनको अलग अलग काम में भेज दिया जाता है कि आपके लिए ये काम दिया जा रहा है। तो ये निम्न क्या बोलते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा चीज, उच्च शिक्षा में क्या होता है, ठीक है। तो लिखा है कि प्लेटो की उच्च शिक्षा सभी के लिए नहीं है। प्लेटो का जो उच्च शिक्षा है वो सभी के लिए नहीं है। प्लेटो की उच्च शिक्षा में 2 स्तर हैं, 20 से 30 वर्ष तक शिक्षण और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण। यहाँ पर जो उच्च शिक्षा है वहाँ पर 2 कैटेगरी बांट दिया गया, 2 वर्ग, एक है 20 से 30 वर्ष और दूसरा है आपका 30 से 35 वर्ष, ठीक है। बताया जा रहा है कि सैन्य शिक्षा में सफल होने वाले जिन विद्यार्थियों में विवेक के प्रति झुकाव होगा वह शासक वर्ग के लिए उच्च शिक्षा लिए भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि जो सैन्य शिक्षा जो अभी हमने पढ़ा 6 से 20 वर्ष तक के लिए, उसमें से जो विद्यार्थी सफल हो जाएंगे परीक्षा में, उनको क्या है कि विवेक के प्रति झुकाव जिनका होगा उनको उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। और किस लिए, तो वो शासक वर्ग के लिए, ठीक है, ताकि वो शासक वर्ग के लिए चुने जाए, तो उनको भेजा जाएगा। फिर लिखा है कि संरक्षक वर्ग में से केवल वही लोग यह शिक्षा ले सकते हैं जो दार्शनिक शासक के स्थान को ग्रहण करने के योग्य हों। बताया जा रहा है कि जो संरक्षक है, जो सैनिक हैं, वहाँ से जो लोग आएंगे, जो विद्यार्थी आएंगे, सिर्फ वही लोग इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं जो इस स्थान को ग्रहण करने के योग्य हों, जो शासक वर्ग के स्थान को ग्रहण करने के योग्य हों, ठीक है। उनके लिए परीक्षा को पास करना पड़ेगा। फिर आगे लिखा है कि 20 से 30 वर्ष अर्थात 10 वर्षों तक गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, राजनीति आदि का अध्ययन कराना इसका ध्येय है। बताया जा रहा है कि जो 6 से 20 वर्ष तक का जो समय था वो सैनिक वर्ग के लिए था, आधार सिर्फ बेसिक चीज़ों को सिखाने का था समय। अब जो यहाँ पर 20 से 30 वर्ष तक अर्थात जो 10 साल बताया जा रहा है, उसमें सिर्फ आपको गणित, खगोल विज्ञान, अर्थ दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, राजनीति आदि का ही अध्ययन कराना इसका ध्येय है, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि 30 से 35 वर्ष तक केवल दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाएगा और सिर्फ 30 से 35 वर्ष तक मतलब 5 साल तक जो सिर्फ दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 से 35 वर्ष तक के अध्ययन के बाद परीक्षा होती है, इससे जो सफल होगा वह दार्शनिक राजा होगा। बताया जा रहा है कि जो 30 से 35 वर्ष तक का जो पढ़ने का जो आपका सिलेबस है, उसमें जो परीक्षा देगा और उसमें जो सफल होगा वो क्या करेगा, तो वो राजा बनेगा, ठीक है, दार्शनिक राजा होगा, वही शासन करेगा। फिर आगे लिखा है कि 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वे आने वाले शासकों के लिए स्थान छोड़ेंगे, पर उन्हें राज्य की विभिन्न गतिविधियों से सक्रिय रूप से जोड़े रखा जाएगा। आवश्यक होने पर राज्य की सेवा भी करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा में क्या था, 6 से 20 वर्ष तक उनका सिलेबस था, उम्र था, और वहाँ पर सिर्फ आधार चीज़ें सिखाई जाती थी, बेसिक चीज़ें सिखाई जाती थी, ठीक है। और वहाँ पर जो सीखने के बाद स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा सा हाई लेवल का आईक्यू होता था उनको उच्च स्तर के लिए शिक्षा के लिए भेजा जाता था, और जिनका शिक्षा के प्रति झुकाव नहीं होता था, कम होता था, उनको सैनिक वर्ग में भेज दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा में क्या है, यहाँ पर आपका 10 वर्ष 20 से 30 अर्थात जो 10 वर्ष है, इसमें आपको खगोल, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, राजनीति आदि सिखाया जाता है। उसके बाद जो आपका 30 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराया जाएगा। उसके बाद इसमें परीक्षा होगा और जो इस परीक्षा में सफल होगा उसको शासक वर्ग के लिए भेजा जाएगा, उसको शासन के लिए दार्शनिक राजा बनाया जाएगा। और उसका जो शासन काल होगा वो सिर्फ 50 साल की उम्र तक होगा, मतलब आप 35 साल में परीक्षा देंगे और 15 साल का आपका शासन काल होगा, मतलब 35 से 50 साल तक 15 साल का आपका शासन काल रहेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि 50 साल की उम्र के बाद आने वाले शासकों के लिए
उसको अपना स्थान छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन जो शासक पहले थे उनके लिए एक संरक्षित जगह दिया जाएगा ताकि वे लोग राज्य के लिए काम कर सके, ठीक है, गतिविधियों से वे जुड़े रहे। और अगर वैसा जरूरत आन पड़ा तो जो शासक अभी छोड़ चुके हैं अपना राजगद्दी को, वो फिर से शासन कर सके, ठीक है। तो इस तरह का व्यवस्था बनाया गया था उच्च शिक्षा में। फिर ये दोस्तों हम लोग समझेंगे कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं। अब प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसके निम्नलिखित विशेषताएं हम लोग देखेंगे उसको अभी। सबसे पहला जो विशेषता है वो लिखा है कि दर्शन प्रमुख आधार के रूप में दर्शन प्रमुख आधार के रूप में, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें कि प्लेटो की शिक्षा दर्शन शास्त्र पर आधारित है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार समस्त ज्ञान तथा क्रियाकलापों की आत्मा ही स्रोत है। प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा सिद्धांत है उसका जो विशेषता है वो क्या है कि दर्शन प्रमुख आधार पर, मतलब दर्शन प्रमुख है, ठीक है, मतलब आत्मा का जो दर्शन है वही प्रमुख है। इसमें क्या बोला गया कि प्लेटो की जो शिक्षा दर्शन शास्त्र पर आधारित है, दर्शन शास्त्र पर ही इसका शिक्षा आधारित है। बताया जा रहा है कि जो समस्त ज्ञान है, जितना भी आपके पास ज्ञान है या फिर जो क्रियाकलाप है वो किससे आता है, तो उसका जो हम लोग के पास जो ज्ञान है या फिर जो हम लोग करते हैं वो सब कुछ जहाँ से निकलता है वो हमारा आत्मा है, ठीक है। तो सब कुछ का स्रोत आत्मा है, वो बताया गया था पहला विशेषता में, जो है कि आपका दर्शन प्रमुख आधार के रूप में, ठीक है। आगे क्या विशेषता लिखा है वो हम लोग देखेंगे। दूसरा जो विशेषता है वो आपका है, लिखा है कि न्याय की प्रमुखता। लिखा है कि प्लेटो की शिक्षा न्याय पर आधारित थी तथा न्याय के आदर्श की सफलता के लिए एक नवीन प्रकार की मानसिक तथा भौतिक वातावरण की आवश्यकता थी। यह क्या लिखा है कि न्याय की प्रमुखता में, ठीक है। तीसरा जो आपका है विशेषता वो लिखा है पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु व वर्ग, पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु व वर्ग में, ठीक है। लिखा है कि प्लेटो ने शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु एवं बुद्धि के आधार पर निर्धारित किया है। आयु और बुद्धि के आधार पर इन्होंने अपना पाठ्यक्रम को बांटा है, ठीक है। जैसा कि आपने समझा पहले प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में, ठीक है। तो उम्र भी निर्धारित था और जिसका बुद्धि था उनको उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाता था। चौथा जो आपका विशेषता है वो क्या है, पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों को उचित स्थान। बताया जा रहा है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें नैतिक मानदंडों को उचित स्थान, ठीक है। लिखा है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को उचित स्थान प्रदान किया है। वह नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और स्थलाकृतियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है इसमें कि जो मतलब कुरुचिपूर्ण है, जो कुरुचिपूर्ण साहित्य जिनका गलत महत्व निकाला जाता है, जो गलत चीज़ें बताया जाता है कि ईश्वर ऐसा है, या फिर कुछ साहित्य में ऐसा बताया जाता है कि ईश्वर ने छल किया, कपट किया, तो इस तरह का जो साहित्य है या फिर काव्य है उसके ही खिलाफ है, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि कुछ जो कुरुचिपूर्ण साहित्य है या फिर स्थलाकृति है वो सहन करने के लिए तैयार नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। पांचवा जो विशेषता है वो लिखा है शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत है, ठीक है। क्या लिखा है कि शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया। लिखा है कि प्लेटो ने शिक्षा को जीवन का अल्पकालीन कार्य ना मानकर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। और ये सही, बिल्कुल सही बात भी है। प्लेटो द्वारा ये माना गया है, प्लेटो ने ये कहा है कि शिक्षा को जीवन का सिर्फ अल्पकालीन कार्य ना मानकर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जो शिक्षा है वो हमेशा चलता रहेगा, तभी जो समाज चल पाएगा। छठा जो विशेषता लिखा है कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को अधिकाधिक महत्व, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को अधिकाधिक महत्व। लिखा है कि प्लेटो की शिक्षा की एक अन्य विशेषता यह भी है कि प्लेटो ने मानव मन को अपनी शिक्षा का प्रमुख आधार बनाया था, मानव मन को शिक्षा का जो प्रमुख आधार बनाया था तथा अपनी शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को महत्व देकर उनके अनुकूल ही व्यक्तियों को शिक्षा देने का प्रयास किया। उसके बाद क्या किया कि जो अपनी शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को महत्व देकर उनके अनुकूल जो भी व्यक्ति है, उनका जो मन है, जो उनके शिक्षा देने का, उन्हीं के मन के अनुकूल क्या शिक्षा देने का प्रयास किया था। फिर सातवां जो है विशेषता वो लिखा है कि कर्तव्य परायणता, ठीक है, कर्तव्य परायणता पर बल। लिखा है कि अपने शिक्षा सिद्धांत में प्लेटो ने इस बात पर बल दिया है कि समाज के विभिन्न वर्गों में कर्तव्यों के प्रति सजगता उत्पन्न करना इस शिक्षा का लक्ष्य है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा कर्तव्य परायणता की शिक्षा पर निर्भर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या लिखा है। आगे लिखा है आठवां पॉइंट, बौद्धिक विकास का अधिक बल, बौद्धिक विकास पर अधिक बल। दोस्तों अगर आप लोग ये सब कुछ डिटेल्स में नहीं लिख सकते तो सिर्फ आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आठवां में पॉइंट लिखा है कि बौद्धिक विकास पर अधिक बल, तो आप सिर्फ पॉइंट लिख दीजिए, आपका बहुत ही बेहतर आंसर बन जाएगा, ठीक है। और अपने से कुछ लिख दीजिएगा। बौद्धिक विकास पर अधिक बल, क्या हम
यहाँ पर तो हमने सब कुछ डिस्कस किया, तो आप यहाँ से पढ़ के वहाँ एग्जाम में लिख सकते हैं। लिखा है कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति का बौद्धिक विकास करना था। बौद्धिक विकास करना इनका एकमात्र क्या था, उद्देश्य था। नवा जो है विशेषता लिखा है कि राज्य प्रशिक्षण संस्था के रूप में, राज्य प्रशिक्षण जो है वो संस्था के रूप में। लिखा है कि प्लेटो शिक्षा कार्य के लिए राज्य को ही सर्वोच्च संस्था मानता था, क्योंकि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को अपने अनुरूप शिक्षित करना है। प्लेटो के अनुसार जो है शिक्षा के कार्य के लिए राज्य को ही सर्वोच्च संस्था मानता था, और क्योंकि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को अपने अनुरूप शिक्षित करना है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखें कि उपरोक्त विशेषताओं के बाद ही प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के अनेक अवगुण विद्यमान थे, जिनके आधार पर प्लेटो की शिक्षा की कड़ी आलोचना की गई थी, जो निम्नलिखित है। बताया जा रहा है कि इतने सारे विशेषताओं के बाद भी कई ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इनके शिक्षा सिद्धांत को आलोचना किया है। ठीक है, तो उसी को हम लोग समझेंगे इसके आलोचना के रूप में। तो सबसे पहला जो है वो लिखा है कि उत्पादकों के लिए शिक्षा नहीं, मतलब जो बिजनेस है उनके लिए ये शिक्षा नहीं है। ठीक है, समझते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि उत्पादकों के लिए शिक्षा नहीं। बताया जा रहा है कि वह उत्पादकों अथवा श्रमिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता। सेवाइन के शब्दों में, सेवाइन कौन है, तो एक विचारक है। ठीक है, लिखा है कि यह योजना व्यवसायिक शिक्षा को शिक्षा नहीं मानती। प्लेटो का जो योजना था वो क्या है कि जो व्यावसायिक शिक्षा था, जो बिजनेस के लिए जो एजुकेशन था, वो इसको शिक्षा नहीं मानता था। ठीक है, क्योंकि वो अध्यात्म को शिक्षा मानता था, नैतिकता को शिक्षा मानता था। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा लिखा है पाठ्यक्रम की अवधि बहुत अधिक। पाठ्यक्रम का जो अवधि था, जो सिलेबस का जो टाइम था वो ज़्यादा था। 50 साल तक तो लोगों को पढ़ना ही पड़ता था, 35 साल तक, और 15 साल का मात्र शासन होता था। तो वही लिखा है कि पाठ्यक्रम की अवधि बहुत अधिक। समझते हैं इसमें लिखना क्या है। लिखना है कि प्लेटो की उच्च शिक्षा की अवधि बहुत लंबी है। 35 वर्ष की आयु तक सैद्धांतिक शिक्षा चलती रहती है, उसके बाद ये 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा चलती है। 50 वर्ष तक को शिक्षा प्राप्त करते करते व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 35 वर्ष तक तो सैद्धांतिक शिक्षा चलेगी, उसके बाद फिर 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा चलेगा। 50 वर्ष तक अगर शिक्षा कोई प्राप्त करता है तब तक तो वो आदमी बूढ़ा हो जाएगा, तो शासन कब करेगा। तो ये भी एक आलोचना का कारण था। फिर तीसरा देख लेते हैं। लिखा है साहित्य एवं कला की उपेक्षा। साहित्य और कला की उपेक्षा करता है। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि प्लेटो साहित्य एवं कला को भी संगीत की परिधि में लेता है और वह उन पर शासन का पूर्ण नियंत्रण चाहता है। क्या बताया जा रहा है कि जो प्लेटो साहित्य एवं कला को भी संगीत की परिधि में लेता है, मतलब जो कला और संस्कृति है, साहित्य है, उसको भी संगीत में ही सम्मिलित कर लेता है। उसके बाद वह उन पर शासन का पूर्ण नियंत्रण चाहता है, और उस पर शासन का पूर्ण नियंत्रण भी चाहता है। वह कवियों और कविताओं को झूठा मानता है। कवियों और कविताओं को झूठा मानता है, ये आलोचना है। जबकि प्लेटो जो है वो सभी कवियों को मतलब गलत नहीं मानता। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनके द्वारा ईश्वर को गलत दिखाया गया है, तो उनको प्लेटो द्वारा झूठा माना गया है, गलत बताया गया है। ठीक है, फिर चौथा आपका है गणित आदि पर अधिक बल। क्या लिखा है, गणित आदि पर अधिक बल। कुछ जो सब्जेक्ट हैं जैसे गणित, उन पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है, बाकी जो सब्जेक्ट है, जो विषय, उन पर कम बल दिया है। ठीक है, तो वही लिखा है। लिखा है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में गणित आदि विषयों पर बहुत अधिक बल दिया है। बताया जा रहा है कि जो प्लेटो ने है अपनी शिक्षा में गणित और भी कुछ ऐसे विषय जिन पर ज़्यादा बल दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में गणित का निश्चित रूप से महत्व है। बताया जा रहा है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें गणित का निश्चित रूप से महत्व है, परंतु प्रत्येक शासन को गणित का पंडित होना चाहिए, यह बात सर्वथा अतार्किक है। बताया जा रहा है कि शिक्षा का क्षेत्र में गणित का महत्व तो है, लेकिन जो भी शासक है उसको गणित का ही पंडित होना चाहिए, ये जो तर्क है वो प्लेटो का गलत है। ये आलोचना किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे जो है दोस्तों लिखा है पांचवा, स्त्रियों और पुरुषों के स्वभाव में अंतर। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें स्त्रियां नहीं कर सकती, कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियां ही बेहतर कर सकती हैं। प्लेटो इस अंतर की उपेक्षा करता है, इसलिए उसकी शिक्षा दोषपूर्ण है। यहाँ पर जो आलोचना किया गया है, लिखा है कि स्त्रियों और पुरुषों के स्वभाव में अंतर। दोस्तों इसका अर्थ जो है वो है कि ऐसे कुछ काम जो होते हैं जो सिर्फ स्त्रियां ही कर सकती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो औरतें नहीं कर सकती। तो इस दोनों का जो प्लेटो द्वारा इसका उपेक्षा किया गया है, जिसके कारण इसका जो शिक्षा का जो है वो दोषपूर्ण माना गया इसमें। ठीक है, जबकि जो प्लेटो है उन्होंने महिला और पुरुष को दोनों को एक ही पाठ्यक्रम दिया था, एक ही सिलेबस दिया था पढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाके पढ़ें। ठीक है, लेकिन ये जो उपेक्षा है इसके कारण इसका जो शिक्षा स्वभाव है वो दोषपूर्ण रहा। छठा जो है आपका नियंत्रित शिक्षा। लिखा है कि शिक्षा स्वतंत्र हो, एक रस ना हो, लेकिन प्लेटो की शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा है, सभी को एक जैसी शिक्षा लेनी पड़ती थी। और नियंत्रित शिक्षा का जो यहाँ पर अर्थ बताया जा रहा है,
लोगों का, विचारकों का यह मानना है कि शिक्षा जो स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी कुछ भी सीख सकता है, कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है। लेकिन जो प्लेटो का शिक्षा नीति था, जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत था, उसमें सभी को एक ही चीज़ पढ़ना था, सभी का सिलेबस सेम था। वही बताया कि ये एक रस ना हो, लेकिन ये सब कुछ तो एक ही रस था, मतलब सबका एक ही सिलेबस था, एक ही जैसा सबको पढ़ना था, तो ये भी एक आलोचना का कारण बना। इसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे इसके मूल्यांकन को, कि प्लेटो द्वारा जो भी किया गया उसके क्या मूल्यांकन है। लास्ट में हम लोग इसी को समझेंगे। इसको आप निष्कर्ष के द्वारा भी लिख सकते हैं, ठीक है, निष्कर्ष की तरह भी लिख सकते हैं, या फिर मूल्यांकन भी लिखिए, कोई बात नहीं है। क्या लिखा है कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत अपने समय के लिए प्रेरणादायक था और एक आदर्श समाज की परिकल्पना करता है। प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो अपने समय के लिए प्रेरणादायक था और एक आदर्श समाज की परिकल्पना करता है, लेकिन यह आधुनिक दृष्टिकोण से संकीर्ण और व्यवहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है। आज के समय में ये जो आज के नज़र से देखें तो ये संकीर्ण मतलब छोटा और व्यवहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है। उनके विचारकों में आदर्शवादी तत्व होने के कारण व्यवहारिक समाज में उन्हें पूरी तरह से लागू करना कठिन है। उनके विचार में जो है आदर्शवादी तत्व होने के कारण क्या है कि व्यवहारिक समाज में उन्हें पूरी तरह से लागू कर देना एक कठिन विषय है, ठीक है। तो ये आपका मूल्यांकन था दोस्तों। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी मेजर जो है आपका VVU सेमेस्टर 2 का पूरा तैयारी करा दिया है, प्लेलिस्ट चैनल पर बना दिया गया, जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। सेमेस्टर 4 का भी तैयारी करा दिया गया है, हिस्ट्री का आप वहाँ पर चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये आपका सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस का मेजर 3 का क्वेश्चन था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो विद्या के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक करके बताया, जाके आप उस वीडियो को देखिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर दोस्तों नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।